हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अगर ये वीडियो जो मैंने अभी बोला ये नहीं देखा है तो इधर आई बटन की लिंक आ जाएगी, क्लिक कर लेना और वो वाला वीडियो देख लेना। ये लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। कैसे सीड और फ्रूट डेवलप होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, एंथर आया था, ठीक है, एंथर में से पोलन ग्रेन आए और वो ओव्यूल में गए, फर्टिलाइजेशन भी हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमने देखा था कि कैसे सीड एंडोस्पर्म कैसे डेवलप हो रहा था, एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा था। अब एम्ब्रियो डेवलप हुआ, एम्ब्रियो के बाद सीड कैसे बनेगा यही हमको जानना है। अब सीड बनेगा तो क्या क्या होने वाला है सीड में, यही सारी चीजें अभी हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चा लोग कंटिन्यू करते हैं सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, इस वीडियो का 8वां पार्ट। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। अच्छा, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का गोल क्या था। तो रिप्रोडक्शन का गोल था ऑफस्प्रिंग बनाना नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन का गोल तो हमने समझ लिया कि ऑफस्प्रिंग बन रहा है भाई नेक्स्ट जनरेशन के लिए। आगे क्या? ये जो नेक्स्ट जनरेशन का ऑफस्प्रिंग है ये कैसे, ये सीड बन रहा है कि नहीं? अच्छा, सीड कब बनेगा? मतलब जब फ्लावर पॉलिनेट होगा। पॉलिनेट होगा इन द सेंस हमारे पोलन ग्रेन्स ओव्यूल्स के पास जाके एग्स के साथ जाके जब फर्टिलाइज होंगे तब हमारा पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। इसके बाद हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होके सीड बनने वाला है। अच्छा, अब सीड भी एम्ब्रियो फॉर्म होके सीड बन रहा है तो ये सब कैसे इनिशिएट होएगा? सीड का इनिशिएशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन से इनिशिएशन होएगा। तो अच्छा, अब मतलब जो ओव्यूल है ये ओव्यूली सीड बनने वाले हैं। तो ओव्यूल का डायग्राम जरा बच्चा लोग एकदम सिंपल, हमने एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया है, सबको पता है, बहुत बार बना चुका हूं, एक बार चलो फिर से बना लेते हैं कैसा होता है। अच्छा, इस बार एकदम रफ डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले हम लोग एम्ब्रियो सैक बना रहे थे, मैं एनाट्रोपस ओव्यूल बना रहा हूं। ओव्यूल्स के भी टाइप्स थे, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एमसीक्यू में, नीट में भी पूछा गया कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। एनाट्रोपस ओव्यूल था, एट्रोपस ओव्यूल था, मैंने एक पूरा डायग्राम भी दिखाया था, तो जाके प्रीवियस लेक्चर्स में देख लेना, ठीक है। तो अब देखो कैसा था उसका डायग्राम, इस तरीके से था। इस तरीके से था हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम। अब बच्चा यहां पर पूरा न्यूक्लियस भरा हुआ था, ये पूरा न्यूक्लियस भरा हुआ है, यहाँ पे हमारे एंटीपोडल सेल्स रहते हैं, यहाँ हमारा एग सेल और ये हमारा एग सेल, ये हमारे सिनर्जी, बीच में हमारा सेंट्रल न्यूक्लियस जो PEN बन रहा था बाद में, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, याद आ रहा है? अच्छा, ये इंटेग्यूमेंट्स देख रहे हो, ये इंटेग्यूमेंट्स, ये हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट था, ये हमारा इनर इंटेग्यूमेंट था, है ना। अच्छा, ये आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट्स के साथ अभी क्या होएगा? जब सीड, देखो ये पूरा ओव्यूली सीड बनने वाला है तो सीड का कोट बनेगा, ये आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट सीड के कोट बनेंगे। मतलब सीड के कोट के 2 लेयर होने वाले हैं। तो आउटर इंटेग्यूमेंट बन जाएगा टेस्टा और इनर इंटेग्यूमेंट बन जाएगा टेगमेन। हाँ, तो आउटर इंटेग्यूमेंट बनेगा टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट बनेगा टेगमेन। तो ये हमारे सीड कोट की लेयर हो गई। अब इसके बाद देखो बच्चा लोग, ये हमारा न्यूक्लियस था। अब ये न्यूक्लियस क्या बन रहा है? हमने बोला था ये न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बन रहा था, है ना। तो होता क्या है कि कुछ कुछ सीड्स में ये पूरा न्यूक्लियस यूज हो जाता है, कुछ कुछ सीड्स में ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस यूज हो जाता है। कौन यूज कर लेता है इसको? हमारा PEN इसको यूज करता है, सारा न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बनाने के लिए पूरा यूज करता है। अब यूज करके कॉटलीडॉन बना रहा था। कुछ कुछ प्लांट में ऐसा नहीं होता है। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ प्लांट्स में बच्चा लोग ऐसा होता है कि सपोज सीड है, सीड के इसमें थोड़ा बहुत बच जाता है, न्यूक्लियस इस तरीके से बच जाता है ऐसा, तो थोड़ा बहुत ऐसा न्यूक्लियस बच गया है, इसको हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं, पेरिस्पर्म।
अच्छा, ये पेरिस्पर्म मतलब ये क्या, ये एंडोस्पर्म है, बचा हुआ एंडोस्पर्म, जो थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बच गया है। एग्जांपल इसका मैं दूंगा आपको, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, बीट हो गया। उसमें देखो, आपने देखा रहेगा काली मिर्च का पाउडर कर देते हैं और उसको छिड़कते हैं, जब उसका पाउडर होता है तो ऐसा ग्रेइश का पाउडर वो बनता है ना, है तो वो काला कलर का लेकिन ग्रेइश बन रहा है, क्यों? ये क्योंकि उसके अंदर का जो एंडोस्पर्म थोड़ा सा बच गया है, वो रहता है। ठीक है, सेम ऐसे ही तो जिसके, और ये पेरिस्पर्म क्या है, न्यूट्रिटिव मीडियम है, क्योंकि एंडोस्पर्म में मतलब स्टार्च है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रिटिव मीडियम कहलाएगा। अच्छा, जिस किसी के अंदर इस तरीके का बच जाता है, पेरिस्पर्म बच जाता है या न्यूसिलस या एंडोस्पर्म बच जाता है, ऐसे सीड को हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं या एल्बुमिनस सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड। इसका एक और एग्जांपल आप बोल सकते हो, वीट। वीट भी एक तरीके का एंडोस्पर्मिक या पेरिस्पर्मिक है या एल्बुमिनस है। मैं आपको जैसे बताता हूं, वीट से हम क्या बनाते हैं? आटा बनाते हैं, है कि नहीं? अच्छा, आटा का ही एक और पार्ट होता है मैदा, सबको पता है मैदा और आटा। अच्छा, डिफरेंस पता है क्या, मैदा और आटा में डिफरेंस क्या होता है, या रवा में क्या डिफरेंस होता है? देखो बच्चा लोग, मैदा और रवा और आटा तीनों भी गेहूं से ही बन रहे हैं। डिफरेंस क्या है? बहुत लोगों को ये नहीं पता होता, इवन घर की मम्मियों को भी नहीं पता कि मैदा कैसे बनता कैसे है। उनको सिर्फ इतना पता है, हाँ मैदा होता है, आटे का होता है, ये होता है, बना कैसे ये नहीं पता होता। मैं बताता हूँ, मैदा जो होता है एक्चुअली वो एंडोस्पर्म होता है, मतलब गेहूं है, गेहूं के अंदर इस तरीके से एंडोस्पर्म बचा हुआ है पूरा, है ना, एंडोस्पर्म बचा हुआ है, गेहूं का छिलका निकाल दिया गया, अब बचा सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म, मतलब उसके अंदर का स्टार्च। अब स्टार्च है मतलब क्या है? शुगर है, बहुत सारा शुगर है। इसीलिए बच्चा लोग डॉक्टर्स भी बोलते हैं ज्यादा मैदे वाली चीज नहीं खानी चाहिए, आपको शुगर हो सकता है। बोलते हैं ना बाहर का मत खाओ, मैदे वाला चीज। डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं मैदा नहीं खाना है। क्यों मैदा नहीं खाना है? मैदे में शुगर है स्टार्च के फॉर्म में ना। स्टार्च तो क्या है? पॉलीसैकेराइड है शुगर का। तो ऑब्वियसली जो इंसान मैदा खाएगा ज्यादा, उसको डायबिटीज बहुत जल्दी होएगा, भले ही वो चाय ना पिए या शक्कर की चीजें ना खाए, लेकिन अगर वो मैदा वगैरह खाता है ना। बहुत बच्चों को मोमोज बहुत पसंद होते हैं। क्या है मोमोज? कैसे बने? मैदा से बनता है। मैदा क्या है? स्टार्च है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सेम ऐसे ही आ जाते हैं रवा। रवा क्या होता है? रवा नॉर्थ साइड में उसे हम लोग सूजी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे सेमोलिना कहते हैं। रवा कैसे बनता है? रवा जो होता है ना बच्चा लोग, सपोज गेहूं है, गेहूं के बारीक 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 टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसको पीस दिया जाता है, उसे हम लोग रवा कहते हैं, लेकिन रवा दानेदार होता है। अब जो हमारा मेन आटा होता है जिससे मम्मी रोटी बनाती है, वो प्रॉपर होता है। प्रॉपर होता है इन द सेंस सीधा गेहूं को पीस दिया गया, अब वो आटा बन चुका है। मतलब गेहूं वाले आटे के अंदर तुम्हारा गेहूं का छिलका भी है, एंडोस्पर्म भी है, दोनों मिक्स है। रवा में क्या फर्क है? रवा या सूजी में क्या फर्क है? सूजी में भी सेम वही है, आटे की जैसा, बट उसमें ग्रैन्यूल्स है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है। इसीलिए देखो सूजी जो होती है वो दानेदार होती है और आटा एकदम पाउडर फॉर्म का होता है। और मैदा को देखियो, मैदा तो और ज्यादा पाउडर के जैसा होता है ना। और मैदा एकदम व्हाइट 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 होता है, आटे से ज्यादा ही व्हाइट होता है। क्यों? क्योंकि मैदा जो वो प्योर स्टार्च है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो इसे ही हम लोग कहते हैं एल्बुमिनस। तो अदर सीड्स में क्या होता है कि उस सीड का जो मतलब एंडोस्पर्म था वो पूरा का पूरा यूज कर लिया, कॉटलीडॉन ने वो पूरा का पूरा उसका एंडोस्पर्म यूज कर लिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। ऐसे सीड को हम लोग एक्स एल्बुमिनस कहते हैं या नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। अच्छा, अब इनके कॉटलीडॉन कैसे बिहेव करेंगे? तो जिस सीड का एंडोस्पर्म अभी भी है, उस सीड का कॉटलीडॉन एज अ फोटोसिंथेटिक जैसा काम करेगा। मींस क्यों? क्योंकि देखो फूड तो ऑलरेडी उसके पास है, तो वो एज अ फोटोसिंथेटिक मटेरियल, उसका कॉटलीडॉन एज अ फोटोसिंथेटिक मटेरियल काम करेगा। मींस वो सन से लाइट लेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब खाना बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जिसके पास नहीं है, जिसके पास एंडोस्पर्म है ही नहीं, तो वो एज अ फूड रिजर्व काम करेंगे। मत क्यों मालूम है? क्योंकि सारा का सारा एंडोस्पर्म तो उन्होंने खा लिया ना, उस कॉटलीडॉन ने सारा का सारा एंडोस्पर्म खा लिया, तो वो लोग अभी कैसा काम करेंगे? एज अ फूड रिजर्व काम करेंगे। मतलब जर्मिनेशन के टाइम पे जो प्लांट को फूड लगने वाला है,
ये लोग अपना फूड उसको देंगे क्योंकि इन्होंने सारा एंडोस्पर्म खा लिया ना। लेकिन जो एंडोस्पर्मिक वाले थे ये क्या करेंगे, ये एज अ फोटोसिंथेटिक काम करेंगे ये वाले कॉटलीडॉन, क्योंकि इनके पास तो फूड पहले से बचा हुआ है, तो वो लोग वो फूड उसे देंगे जर्मिनेशन के लिए। वो जो सोर्स लगने वाला है, एनर्जी लगने वाली है, लोग उससे वो उसको एनर्जी देंगे और खुद एज अ फोटोसिंथेटिक काम करेंगे। इतना समझ में आया? तो कॉटलीडॉन भी समझ गया कॉटलीडॉन कैसे बिहेव कर रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और याद करो, माइक्रोपाइलर का क्या हुआ। तो देखो, जब सीड इस तरीके से फॉर्म होता है, सपोज ऐसा सीड फॉर्म हो रहा है ना, तो देखो माइक्रोपाइलर एंड, ऐसा छोटा सा एक माइक्रोपाइलर एंड हमारा था, है ना। माइक्रोपाइलर एंड से क्या हो रहा था, हमारा पोलन ग्रेन अंदर जा रहा था एग से मीट होने के लिए। तो ये जो छोटा सा माइक्रोपाइलर एंड है, ये एज अ पोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पोर। और ये क्या काम आने वाला है, जब तुम लोग सीड को सो करोगे तो ये वाटर और ऑक्सीजन को सोक करने में काम आएगा, एब्जॉर्ब करने में काम करेगा ये। ठीक है, जो इतना बड़ा सीड है ना, सीड पूरी तरीके से कवर हो गया, तो ये माइक्रोपाइलर एंड एज अ पोर काम करेगा, जिसके अंदर से वाटर जाएगा सीड के अंदर और ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, जैसे सीड को एनर्जी मिलेगी, है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस 11th में तो तुमने पढ़ा ही है। क्या फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जो है वो वाटर से बन रहा था, है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और वाटर से हमारा बनता है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस अगर याद हो 11th स्टैंडर्ड का तो तुमको ये समझ रहा होगा मैं भी क्या बोल रहा हूं। ठीक है, नहीं याद है तो फोटोसिंथेसिस जाके चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा अभी हो गया है। हमने क्या क्या अभी इसमें पूरा पढ़ा, हमने पढ़ा कैसे, पहले तो क्यों रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, फिर उसके बाद सीड डेवलपमेंट कैसे हो रही थी सीड डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन से इनिशिएट ही कर रहा था फर्टिलाइजेशन सीड डेवलपमेंट को। अब जब सीड डेवलपमेंट हो रहा था उसका इंटेग्यूमेंट्स जो थे वो दो इंटेग्यूमेंट थे, आउटर और इनर। आउटर इंटेग्यूमेंट बनता है टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट बनता है टेगमेन। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, इंटेग्यूमेंट बन गया। इसके बाद हमने देखा जो एंडोस्पर्म था, जो न्यूसिलस, अब कुछ कुछ इसमें न्यूसिलस बच जाता है, उसको हम लोग पेरिस्पर्म बोले, कॉन्स्पिशियस होता है पेरिस्पर्म बोले हम लोग उसको। अब ये जो पेरिस्पर्म जो बन गया, इसका एग्जाम्पल हमने क्या दिया था, हाँ हमारा ब्लैक पेपर या वीट, हाँ या फिर बीट सलगम जिसको बोलते हैं, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स थे जिसमें पेरिस्पर्म बच गया। अब ये पेरिस्पर्म एंडोस्पर्मिक कहलाएगा, या इसको हम लोग एल्बुमिनस भी कहते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक में हमने क्या देखा, इसमें बनता नहीं। अरे इसका एग्जाम्पल ही मैं देना भूल गया था, इसका एग्जाम्पल है पी और बीन। पी मतलब मटर, मटर के दाने। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, गेहूं का आटा सबने सुना है, गेहूं का आटा बनता है, मक्के का आटा बनता है, मेस, है ना, मक्के का आटा। कभी किसी ने सुना मटर का आटा बनता है? हाँ, चने का भी आटा बनता है, बेसन जिसे बोलते हैं। क्यों इन सब के आटे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर एंडोस्पर्म है, वो एंडोस्पर्मिक है, एल्बुमिनस है। लेकिन कभी किसी ने सुना मटर के आटे बन रहे हैं या राजमा का आटा बन रहा है, बीन्स, ये नॉन एंडोस्पर्मिक में आता है। कभी किसी ने सुना राजमा का रोटी खा रहा है वो, हाँ राजमा के आटे की रोटी या मटर के आटे की रोटी? नहीं, मटर का पराठा बनता है, मम्मी बना लेती है ना, मटर को पीस के उसमें बना लेती। लेकिन मटर का आटा बन रहा है क्या? नहीं बनता। क्यों? कैसे बनेगा? उसके अंदर एंडोस्पर्म ही नहीं है, उसका सारा एंडोस्पर्म उसके कॉटलीडॉन्स ने खा लिया। समझ? इसलिए तो मटर के जो दाने होते हैं ये ज्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों ग्रीन कलर? क्योंकि मैंने बोला ना, जिसका एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत बच गया, वो एज अ फोटोसिंथेटिक मटेरियल काम करेगा। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं, येलो भी हो जाते हैं। लेकिन ये समझ में आ रहा है, मटर के दाने का नहीं बनता आटा। क्यों नहीं बनता? एंडोस्पर्म ही नहीं है उसके पास, सारा एंडोस्पर्म उसका कॉटलीडॉन खा चुका है। अब समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो बच्चा लोग जानते हैं फ्रूट डेवलपमेंट होता कैसे। तो फ्रूट डेवलपमेंट ट्रिगर्ड होता है कैसे, जो हमारा डेवलपिंग सीड रहता है ना, वो डेवलपिंग सीड हार्मोन सिक्रीट करता है, जिससे फ्रूट का डेवलपमेंट ट्रिगर्ड हो जाता है। अच्छा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो हमारा ओवरी रहता है ना, मतलब फर्टिलाइजेशन होएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट का फिर वो जो ओवरी है वो ओवरी फॉर्म होता है फ्रूट में। तो देखो क्या होता है, ये इस तरीके का हमारा ये ओवरी रहेगा, ये ओवरी बन जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट होएगा, और ये जो ओवरी की वॉल है ये फ्रूट की वॉल बनेगी, जिसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्प। अच्छा, अब ये पेरिकार्प भी बाद में, ये पेरिकार्प 3 लेयर में डिस्टिंग्विश होता है। मैं आपको मैंगो का एग्जांपल लेके समझाता हूं। आप हर किसी ने, अभी मैंगो का सीजन ही चल रहा है तो हर कोई मैंगो खा रहा होगा,
है कि नहीं? तो मैं मैंगो बना देता हूँ। कोकोनट भी इसका एक एग्जांपल है। हम लोग मैंगो के एग्जांपल से ही समझते हैं क्योंकि मुझे मैंगो अच्छे से बनाने आता है। तो इस तरीके से ये हमारा मैंगो का पहला, ठीक है। फिर मैंगो का ऐसा हम लोग ये सीड बना देते हैं। अच्छा, ये मैं मैंगो की वॉल बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। लग रहा है मैंगो कैरी लग रहा है। अच्छा ये देखो, तो ये रहेगा। अब ये मैं क्या हो रहा, पेरिकार्प, पेरिकार्प के 3 लेयर में 3 लेयर समझा रहा हूं। तो मैंगो का जो छिलका होता है उसे हम कहते हैं एपिकार्प। फिर उसके बाद मैंगो का जो गूदा होता है जिसको हम लोग खाते हैं, है ना, मैं उसको कह रहा हूँ गूदा। वैसे हम लोग भी तो गूदा ही कहते हैं खाने में, आप पता नहीं क्या कहते हैं आपके इसमें, लेकिन जो मैंगो का जो खाने वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं मेसोकार्प, जिसको आप खाते हो। फिर उसके बाद जो गुठली वाली हिस्सा स्टार्ट हो जाता है, गुठली वाला का जो पहला लेयर रहता है वो हमारा रहता है एंडोकार्प। तीनों को मिला दोगे तो इसको कहेंगे हम लोग पेरिकार्प। समझा बच्चा लोग? ये है हमारा पेरिकार्प। अब ये इस तरीके से हमारा होता है फ्रूट का डेवलपमेंट। समझ में आया बच्चा लोग? मैंगो का छिलका एपिकार्प, मैंगो का गूदा जो खाने वाला हिस्सा है मेसोकार्प, और जो सीड वाला पहला पार्ट आ गया वो एंडोकार्प, ठीक है। ओवरी, ओवरी से ही फ्रूट डेवलप हुआ, और जो फ्रूट है, फ्रूट का जो वॉल है ना, उसे पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प में 3 लेयर आ गए, ये रही वो 3 लेयर। समझ में आ रहा है ना सबको बच्चा लोग? ठीक है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। क्या सिग्निफिकेंस, क्या है उसके फायदे, क्या है, क्यों होना चाहिए सीड डेवलपमेंट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, एग्जाम में बच्चा लोग बोर्ड्स में बहुत बार 2 मार्क्स के लिए ये पूछा गया है। तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या क्या हो है, ठीक है। फ्रूट और सीड फॉर्मेशन होने के टाइम पे प्लांट को क्या फायदा होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें है इसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल लिया, चलो अब इसे एक्सप्लेन किया जाए। पहला पॉइंट है फ्रूट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड। अब जो सीड डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट लगेगा, बड़ा होने के लिए उसको नरिशमेंट लगेगा, फूड लगेगा, एनर्जी लगेगा। ये एनर्जी उसको कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रूट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड इन इमैच्योर कंडीशन। अब फ्रूट क्या रहता है, देखो फ्रूट के अंदर ही सीड रहते हैं, है कि नहीं। अब कुछ सीड इमैच्योर रहते हैं तो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? वो फ्रूट कर रहा है उसे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सीड सर्व एज एन इंपॉर्टेंट प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला कि सीड सर्व एज इंपॉर्टेंट प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर। प्रोपोगेशन का मतलब क्या था? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन याद आया? प्रोपोगेशन मतलब रिप्रोडक्शन करना, मैंने बोला था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन याद आ रहा है? तो प्रोपोगेशन का मतलब रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन का सबसे अच्छा ऑर्गन कौन सा होगा? सीड ही होगा, है ना। क्योंकि किसान भी क्या करता है, सीड बोता है ना, पहले तो खेत में बीज बोता है, फिर उससे खेत उसका फलता है। तो इसीलिए बोला गया कि सीड सर्व एज इंपॉर्टेंट प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर। चौथा पॉइंट, सीड एंड फ्रूट प्रोड्यूस स्पेशल डिवाइसेस फॉर डिस्पर्सल्स। क्या बोला कि जो सीड और फ्रूट रहते हैं ये एक स्पेशल डिवाइस जो है, जैसे जो डिस्पर्सल जैसे काम करते हैं। डिस्पर्सल जैसे मतलब कि जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर सीड होगा। अब कुछ कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं तो जब वो ऐसे डिस्पर्स होते, मतलब ऐसे खुल जाते, तो उसमें से सीड निकल के चारों तरफ उड़ जाता है ना, गिर जाता है, तो उसे डिस्पर्सल कहते हैं। तो फ्रूट और सीड एक स्पेशल डिस्पर्सल डिवाइस जैसा काम करते हैं, मतलब अपने सीड्स को लोग अलग जगह पे डिस्पर्स कर देते हैं, भेज देते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज। वही बोला, क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, मतलब जो मैंगो का सपोज स्पीशीज है, आम गिरा, आम को कौवे ने खाया या जिसने भी खाया, फिर उसके सीड को तुमने फेंक दिया या कौवे ने कहीं पे फेंक दिया, तो वो अपनी जगह से हट के कहीं दूसरी जगह, दूसरे प्लेस पे चला, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो स्पीशीज, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रट्टा मार लो इसे, याद कर लो इसे किसी भी तरीके से, एग्जाम में 2 मार्क के लिए अक्सर पूछता है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो कंटिन्यू है वो है डोरमेंसी का। सीड डोरमेंसी क्या होता है? तो बच्चा लोग थोड़ा सा इसे मैं एक आधा पॉइंट इसका मिटा देता हूं नीचे से। सीड डोरमेंसी, डोरमेंसी क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। डोरमेंसी ऑफ सीड मतलब जो सीड है वो सो रहा है, स्लीपिंग ऑफ सीड भी कहते हैं इसे।
अब बोलोगे सर सीड कैसे सो सकते हैं? सोते हैं। मैं बताता हूँ होता क्या है। सपोज ये हमारा प्लांट है, प्लांट के फ्लावर के अंदर अभी ऐसे सीड है, तो जब तक ये सीड प्लांट के इसमें उगा है तब तक ये सीड सो रहा है, डॉर्मेंट है, मतलब ये सो रहा है। कभी देखा है कोई प्लांट में सीड है, ठीक है, और वो सीड के अंदर से अब अंकुरित हो रहा है, वो मतलब उसके अंदर से एक और प्लांट निकल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सीड गिरेगा, जमीन में गिरेगा, अब गिरने के बाद वो डॉर्मेंट रहता है, स्लीपिंग कंडीशन में रहता है। स्लीपिंग कंडीशन, अब अलग अलग कंडीशन भी डॉर्मेंसी रहती है, किसी की कुछ घंटे की डॉर्मेंसी रहती है, किसी की कुछ दिन की होती है, तो किसी सीड की डॉर्मेंसी तो सालों साल की रहती है। 10-10 हजार साल वाले सीड की भी डॉर्मेंसी देखी गई है, ठीक है। तो देखो, जब ये सीड गिर गया जमीन पे, अभी भी वो डॉर्मेंट कंडीशन में, मतलब स्लीपिंग कंडीशन में ही है। अब इसकी डॉर्मेंसी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। कितना भी फेवरेबल कंडीशन उसे दे दो, कितना भी फेवरेबल कंडीशन दे दो, उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं होने वाली है, अगर वो डॉर्मेंट में है तो हमको क्या करना पड़ता है? पहले सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक करनी पड़ेगी। तो अब सीड कितना भी वायबल होने दो, वायबल का मतलब क्या? अलाइव। सीड अलाइव कब होगा, वायबल कब होगा? जब उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक होगी, ठीक है। अब ये डॉर्मेंसी के बारे में, वायबिलिटी के बारे में हम लोग इसके बाद एक और चैप्टर है, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांट वाटर रिलेशन और प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन। इसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये जो चैप्टर है, इसके अंदर डॉर्मेंसी के ऊपर काफी अच्छे से डिटेल में आप लोग को समझाया गया है। फिलहाल डॉर्मेंसी का मतलब आपको समझ गया। डॉर्मेंसी का क्या मतलब होता है? सीड की ऐसी कंडीशन जिसमें सीड जो होता है वो स्लीपिंग मोड में रहता है, सो रहा होता है। कितना भी फेवरेबल कंडीशन उसे मिल जाए वो नहीं अंकुरित होएगा, उसमें से वो जर्मिनेट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग डॉर्मेंसी कहते हैं। तो बच्चा लोग यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट वाला, ठीक है। इसके बाद अभी हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के बाद हम लोग पार्थिनोकार्पी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीएम्ब्रियो, फिर इसके बाद हमारा लेसन खत्म हो जाएगा बच्चा लोग। तो अब एक ही वीडियो हम लोग दूर रह गए हैं इस लेसन को खत्म करने से, तो नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा लेसन तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम लोग दूसरे लेसन भी स्टार्ट करेंगे। तो अब ये वीडियो जो अभी से ये लोग देख रहे हैं, जो बच्चे अभी से इसे देखना स्टार्ट किए, प्लीज पिछले वीडियोस भी जाके देखिए हमारे सारा, क्योंकि कैसा कंटिन्यूटी रहेगी तब सारी चीजें समझेगी, बीच बीच में से पढ़ोगे तो नहीं समझेगा, ठीक है। तो सारे वीडियोस देखो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग अभी फिर से। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दूसरों को भी इसे शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट हो सके, ठीक है बच्चों लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।